गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो कल तक अपन ने बेसिक सारा समझ लिया था, सेल रिप्रेजेंटेशन तक अपन पहुंच गए थे, ठीक है। अब उसका आगे का थोड़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला थ्योरेटिकल पोर्शन बचा था और फिर अब आ जाएगा अपना क्वेश्चन स्टार्ट वाला पोर्शन, जो फॉर्मूलेस आएंगे वहां से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सेल रिप्रेजेंटेशन अपन ने कल एक उसका नोटेशन सीख लिया था ना, कि कैसे लिखते हैं, डैश कब लगाते हैं, डबल डैश कब लगाते हैं, कब कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। तो अपना सेल कौन सा था, डेनियल सेल। उसमें इधर ऑक्सीडेशन होगा, कंफर्म था, इधर रिडक्शन होगा, कंफर्म था। इधर लोन से याद रखा था, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है, और इधर जस्ट उसका उल्टा कर देना। क्लियर है। चलो, तो अपन सेल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा एनोड को इधर ही लिखेंगे, कुछ भी हो जाए, मतलब ऑक्सीडेशन वाली चीजें इधर लिखेंगे जो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पे जो रिडक्शन हो रहा है वो वाला रिएक्शन किधर लिखेंगे, इधर। और ये हाफ सेल रिएक्शन है ना, एनोड की हाफ सेल रिएक्शन इधर और कैथोड की हाफ सेल रिएक्शन उधर। ये समझ में आता है ना। ये हाफ सेल रिएक्शन लिखनी दोनों साइड, ठीक है। अब देखो एनोड पे हो क्या रहा था, इधर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था यहाँ पे, मतलब देखो वैसे वो जिंक वाले का होगा कि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होके जाएंगे, बट जो अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि Zn की रॉड Zn+2 में कन्वर्ट हो रही थी ना, तो इस साइड जो रिएक्शन अपने को दिख रही है वो क्या है, Zn सॉलिड रॉड है से Zn+2 और एक्वस में जा रहा था ना, तो ये अपना इधर वाला पोर्शन हो गया। इतना समझ में आता है, ठीक है। और कैथोड वाली साइड क्या हो रहा था, कॉपर +2 जो सॉल्यूशन में था एक्वस, वो रॉड पे जाके पहले चिपक रहा था, फिर उधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गया ना। वो डायरेक्ट ऐसा नहीं, देखो सॉल्यूशन में कॉपर +2 था, जाके अभी रॉड पे चिपक गया, तो अभी वो कॉपर +2 ही है। जब इधर से ऑक्सीडेशन होगा और इलेक्ट्रॉन चल के आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कौन कैच करेगा, Cu+2, और काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। तो ये रिएक्शन अपनी आधी इधर हो रही थी, तो ये इस साइड वाली थी, ये इस साइड वाली। तो इन रिएक्शंस को जब भी इस नोटेशन में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो सारे इधर बेटा, एनोड वाली इधर लिखी, तो अपन ने क्या बोला था कि इधर ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखेंगे, ये लिखा है। तो मैंने क्या किया, Zn एक डैश और फिर Zn+2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, एक सॉलिड फेज में था, एक लिक्विड फेज में। बोला था फेज चेंज होगा तो सिंगल डंडा, और सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल डंडा बनाते हैं, ठीक है। और फिर बीच में आएगा सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे इनके वो भी लिखने पड़ेंगे, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। एक्वस में अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो वो भी लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो 1 मोलर रख के चल रहे थे अपन, तो 1 मोलर लिखूं नहीं लिखूं कोई बात नहीं, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया है मैंने, 0.01 दिया है, 0.02, 0.5, तो फिर इसके साथ कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा। फिर सॉल्ट ब्रिज बनाया, फिर सॉल्ट ब्रिज के बाद कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन वाली जो रिएक्शन है इसको ऐसा कैसे लिख दूं, बस एक डंडे के साथ, और ये सॉलिड और ये एक्वस। इस एक्वस का यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा अगर दिया है तो अपनी बेसिक सेल रिप्रेजेंटेशन जो डेनियल सेल की कैसे लिखेंगे, ऐसे। अब क्वेश्चन पता है बहुत बार ये आता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन देके रिएक्शन पूछता है, रिएक्शन देके सेल रिप्रेजेंटेशन पूछता है। समझ में आया क्या बोला, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन देके वो पूछेगा इसके इससे रिएक्शन लिखो, या फिर रिएक्शन देके पूछेगा इससे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो। तो देखो इससे मैं रिएक्शन लिख लूं, अगर वो क्वेश्चन तुमको ये दे रहा है कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दिया, मान लो जिंक कॉपर नहीं दिया, कुछ और का दे दिया, तो तुम क्या करते, क्या मुझे पता था ना ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इस साइड का ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को एक साइड लिखते हैं, फिर एरो बना के प्रोडक्ट लिखते हैं। तो इसका रिएक्टेंट कौन है, जिंक, उधर का रिएक्टेंट कौन है, कॉपर। तो रिएक्टेंट दोनों साइड के हो गए रिएक्शन में। अब रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखूंगा, इधर का प्रोडक्ट कौन है, ये, तो Zn+2 एक्वस, प्लस इधर का प्रोडक्ट कौन है, ये, तो कॉपर सॉलिड प्रोडक्ट। तो वो या तो रिएक्शन देगा और बोलेगा उससे सेल रिप्रेजेंटेशन बनाओ, या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन देके बोलेगा रिएक्शन बनाओ। तो मान लो अगर ये रिएक्शन दे दी तो मैं क्या करूंगा, इसका ये रिएक्टेंट और ये सेम वाला उठा के इधर रख दूंगा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको। मुझे पता है कि यहाँ 0 से +2 आगे चल रहा है स्केल में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका और इसके साथ ये, तो इनको एक साथ रखूंगा एक डंडे के साथ। और जिसका रिडक्शन हो रहा है +2 से 0 पीछे आ रहा है ना स्केल में, तो इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसको इस साइड रखूंगा रिडक्शन वाले को एक डंडे के साथ,
और बीच में फॉल्ट ब्रिज बना दूंगा, और ये देगा तो इससे ये लिख सकते हो। क्लियर है? ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी जब अपन करेंगे, ठीक है। अभी थ्योरेटिकल पार्ट तो सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? डाउट? अब बातें नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखो अपन एक बेसिक पढ़ के आए थे कि ये रॉड है, इस उसी के सॉल्यूशन में डिप की है, इधर वाली रॉड भी उसी के सॉल्यूशन में डिप की है। तो इधर वाली रॉड से जो Zn+2 इधर आए थे तो प्लस इधर क्रिएट होगा, रॉड पे नेगेटिव क्रिएट होगा। तो ये क्या क्रिएट हुआ था अपना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इधर वाले में भी सेम, प्लस रॉड पे आएगा और नेगेटिव सॉल्यूशन में रहेगा तो इधर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अभी ये क्या क्रिएट हुआ है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोड से ना, जब इन इलेक्ट्रोड को मैं जोड़ दूंगा तो ये सेल बनेगा। तो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, इनके बीच में जो भी गैप आ रहा है, मान लो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आया 1.2, इसका आया 0.2, तो 0.2 और 1.2 के बीच में जो भी गैप है वो क्या होगा? मेरा सेल का पोटेंशियल। जैसे जब इधर मान लो मैं, चलो सिंपल से ऐसे समझो कि इसका पोटेंशियल आया 3, मैंने माना है, इसका पोटेंशियल आया 2, इलेक्ट्रोड के बोल रहा हूँ ना, इसका इलेक्ट्रोड का कितना आ रहा है 3, इसका इलेक्ट्रोड का कितना आ रहा है 2, ठीक है। जब इनको मैंने एक वायर से वोल्ट मीटर के थ्रू जोड़ा तो वोल्ट मीटर इनके बीच का गैप बताएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वोल्ट मीटर क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इधर 3 था, इधर 2 था, तो इसमें क्या शो होगा? 1। समझ गए? तो अपना जो डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल दिखता है वो कितना दिखता है? 1.1। याद रहेगा, डैनियल सेल का 1.1 दिखता है इसमें, ठीक है। ये याद रखना पॉइंट तुम लोग। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं अलग से समझ गए, ये और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जो वोल्ट मीटर में दिखेगा वो क्या है? सेल का पोटेंशियल, क्योंकि जब तक तार से जोड़ूंगा नहीं सेल नहीं बनेगा ना। वो तो हाफ सेल था, ये हाफ सेल था। कंप्लीट सेल कब बनेगा? जब तार से जोड़ दूंगा। तार से जोड़ा तो इनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो डिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को? तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, ये सेल पोटेंशियल होता है। सेल पोटेंशियल को ईएमएफ भी बोलते हैं, या फिर E0 या फिर E। समझ गए? ये जो वोल्ट मीटर है इसको क्या बोले हैं? E0 बोलते हैं, स्टैंडर्ड है तो, और स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रखा तो E बोलेंगे, या फिर ईएमएफ बोलते हैं, या फिर सेल पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्ड समझे? इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रोड था, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्ड क्लियर है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों को मिक्स करूंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गया ना? तो वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ई सेल ई नॉट सेल सेम होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर रखा है उसने कि 1 मोलर ये वो, तो हाँ तो, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं देते हुए कुछ और दिया है तो फिर वो ई हो जाएगा। क्लियर है? स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। नॉट लगाया मतलब स्टैंडर्ड है तो उसकी कंडीशन फिक्स है, 1 मोलर टेम्परेचर, 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन बेटा बातें नहीं, इधर देखो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? फोर्स दैट, देखो अब ये क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फोर्स दैट पुशेस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एनोड एंड पुल्स देम टुवर्ड्स द कैथोड। ये अपना क्या हो गया? सेल का पोटेंशियल है। ये जो डेफिनेशन है ये सेल पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हेडिंग डाली अपन ने, ठीक है। बट देखो इधर नेगेटिव चार्ज इस रॉड पे बहुत सारे, इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है। जब इनको वायर से जोड़ दूंगा, ठीक है, तो इधर से नेगेटिव चल के इधर आएंगे। उसका मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव की रॉड इससे इलेक्ट्रॉन खींच रही है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचना नेगेटिव वाली रॉड से और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना पॉजिटिव वाली रॉड को, और इनके बीच में जो गैप है वही अपना क्या है? ईएमएफ या सेल पोटेंशियल। तो फोर्स दैट पुशेस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एनोड, इसको इस नेगेटिव को यहाँ से दूर भी तो फेंक रहे हैं ना, क्योंकि ये कॉपर +2 यहाँ कॉपर क्या जिंक के +2 सॉल्यूशन में आ जाएंगे तो वो प्लस चार्ज है, तो वो प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं इधर से हटाएगा, ठीक है। मतलब जब ज्यादा नेगेटिव हो रहे तो इधर से खींचा जाएगा अवे फ्रॉम द एनोड एंड पुल्स देम टुवर्ड्स द कैथोड। इधर से दूर जाएंगे और ये इसको खींचेगा तो इधर आ जाएंगे। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है वर्ड सारे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेल का वोल्टेज, सेल का पोटेंशियल या फिर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है? खींचने वाली फोर्स को बोला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोटिव मतलब मोशन, इलेक्ट्रो फोर्स। क्लियर है?
तो ये सब वर्ड्स बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल को अलग अलग, ठीक है। सेल पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस देख रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है कि जो भी ये इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन है, इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन इन दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का गैप है सेल पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जो रॉड है और इसमें जो सॉल्यूशन में डिप कर रखी है, यहाँ पे जो माइनस प्लस में गैप आ रहा है, ये क्या है? मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इधर भी है, इन दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का गैप है सेल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन ये रही, सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन ये रही ऊपर वाली। क्लियर है? कौन सी वाली? नीचे वाली। देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, पोटेंशियल डिफरेंस कब डेवलप? बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड रॉड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। इधर जो डेवलप हो रहा है ये सॉल्यूशन वाला, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? ये इधर बना है, बताना पड़ेगा यार तुम लोगों को, कैसे बच्चे हो। देखो यहां से क्या होता है? Zn प्लस टू अंदर जाता है, तो यहां पे बहुत सारा प्लस प्लस हो जाएगा, समझ में आता है ना? और इसमें क्या हो जाएगा? अंदर माइनस, समझ में आता है? ठीक है। तो ये जो प्लस माइनस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब गैप प्लस माइनस का, तो ये जो प्लस माइनस का गैप आया है इसको क्या बोलता हूं यहाँ पे? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। अब वो वहां से एरो बनाता तो कॉम्प्लेक्स होता, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन ये लिखी है, द पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। ये तो ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इधर भी क्रिएट होगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा वाला है? यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और सॉल्यूशन में बहुत सारे सल्फेट की वजह से ये नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इन दो सेल को मैं वोल्ट मीटर के थ्रू वायर से जोड़ दूंगा तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे? इधर से उधर। ये समझ में आता है सबको? क्लियर है? और ये क्या है? वोल्ट मीटर है। तो जो दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का गैप है वो कहां दिखेगा? यहां पे। तो इसको क्या बोलेंगे? सेल का पोटेंशियल या फिर ईएमएफ। इसको क्या बोलते हैं? क्लियर है? और बाकी और नाम है तो वो लिख लेना यहाँ पे। क्लियर है? इसका माइनस इसका इज दिस। तो देखो अब एक बार वो डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूँ लास्ट टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ऊपर वाली पढ़ो, ये वाला, चलो ये ठीक है, कौन सा पढ़ोगे? ये वाला देखो, फोर्स दैट पुशेस। वो फोर्स क्रिएट कौन कर रहा है? जितना गैप है पोटेंशियल में वही फोर्स क्रिएट करेगा। गैप बिल्कुल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे ही नहीं। गैप जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा। तो फोर्स दैट पुशेस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एनोड, एनोड से नेगेटिव को दूर फेंकना, और पुल्स देम टुवर्ड्स द कैथोड, कैथोड पे उसको खींचना, ठीक है। ये फोर्स क्रिएट कौन करेगा? दोनों के बीच का गैप। तो वो गैप क्या कर रहा है? इधर से इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर डाल रहा है। उसी को क्या बोलेंगे? ईएमएफ, सेल पोटेंशियल, सेल वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए? इसको सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है, सेल वोल्टेज। समझ गए चीज कि दोनों में फर्क है? और यही तुम्हारा वो जो है ना ई नॉट, यही है, या तो ई है या फिर ई नॉट है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? दो वर्ड्स में क्या फर्क है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में, ठीक है। बेसिक थ्योरी इतनी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे फिर गलत होते हैं। अभी इसके बाद देखना एक आएगा जो एनसीईआरटी में दिए हैं। अपने गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल कितना होता है? 1.1 वोल्ट। याद रखना है, गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल कितना होता है? हाँ, या तो ई नॉट बोलेंगे अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है। ई नॉट कब बोलेंगे? जब यह 1 मोलर सॉल्यूशन है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है 1 atm है, तो ई नॉट। लेकिन अगर इनमें से जैसे अभी ठंडी पड़ रही है, इस टाइम पे मैं ई नॉट नहीं बोलूंगा, ई बोलूंगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया।
टेम्परेचर चेंज होगा तो ये पोटेंशियल में भी फर्क आएगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो जरूरी थोड़ी है कि 25 डिग्री पे जितना आयन इधर से इधर आ रहे थे 5 डिग्री के उसमें भी उतनी ही आयन आए इधर से इधर, चेंज होगी चीजें। ठीक है, चलो इतना क्लियर है सबको। अभी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है? सेल का पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वर्ड्स क्लियर है? ठीक है, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहाँ पे, रॉड किस चीज की है, जिंक रॉड डाली तो कुछ और आएगा, कॉपर डाली तो कुछ और, सोडियम की डाली तो कुछ और। तो बेसिक सेंस है ना कि हाँ, और फिर जिस चीज में डाल रहा हूं वो कितना भरा हुआ है, समझ गए चीज? ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, कि सॉल्यूशन भरा हुआ कितना है, नेचर ऑफ मेटल पे कि रॉड कौन सी है, समझ में आता है इतना? ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कि जो इलेक्ट्रोलाइट तुमने लिया है सॉल्यूशन वो कैसा है। ठीक है, और प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन पे, प्रेशर पे करेगा, टेम्परेचर पे करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे करता है। उसके अलावा दो चीज, नेचर ऑफ मेटल और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा था ना। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब कंडीशन स्टैंडर्ड ले लूं, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड एट, ये जो गैप है पोटेंशियल डिफरेंस का, ये कब डेवलप होगा? जब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फिक्स है, तो उसी चीज को अपन बोल देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये चेंज हुआ तो हाँ इसको ई नॉट बोलते हैं, और ये ई है ना नॉर्मल वाला। स्टैंडर्ड बोल दिया मतलब ई नॉट, और नॉर्मल बोला है मतलब ई। क्लियर है सभी को? ठीक है यहां तक। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हो सकते हैं ना बेटा, इधर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हो सकते हैं। इस साइड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस साइड गेन ऑफ हो रहा है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का गैप ही होगा अपना ई, तो उसके फॉर्मूले लिखे हैं। ठीक है, तो ई अगर अपने को निकालना है तो क्या करना है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है उनको देखो, अगर दोनों को एफआरपी में ले रहे तो क्या होगा, दोनों को एफओपी में ले रहे तो क्या होगा, वरना नॉर्मल जो होता है वो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, और दोनों को जोड़ दो, दैट्स इट। क्लियर है? चलो समझ में आया कुछ? अभी आ जाएगा, ये वाली जो चीज बोली आ जाएगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इधर वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये वाला क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे हो क्या रहा है? मोर जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतने ही ज्यादा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मोर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। समझ में आता है कि जितना ज्यादा इधर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जनरेट हो रहे होंगे, जितना इधर डेवलप होगा उतनी ज्यादा कैच करने की कैपेसिटी है इसकी। समझ गए? ठीक है, तो वही लिखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड वाले पे होता है इसीलिए इधर ही लिख रहे हैं, कब से? रिडक्शन उधर होता है तो उधर ही लिख रहे हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, ये वाला पॉइंट इधर वाले का है तो अभी थ्योरी वहां पे रुक जाओ। ठीक है, अब इधर देखो, अब जो अपन ने यहाँ पे कॉपर के इलेक्ट्रोड, कॉपर एज ए इलेक्ट्रोड, जिंक एज ए इलेक्ट्रोड काम कर रहा है, ऐसे और भी मेटल्स होंगे जो एज ए इलेक्ट्रोड काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इन इलेक्ट्रोड्स को देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, वो हटा दो। लेकिन बस दो टाइप में बांटा है अपन ने अभी, इनएक्टिव और एक्टिव इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं हाफ रिएक्शंस में, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे यहाँ पे जिंक के आयन आके इधर आ रहे थे तो जिंक ने पार्ट लिया ना, तो जिंक क्या हो गया? एक्टिव इलेक्ट्रोड। ये कॉपर पे वो आके लग रहे थे, चिपक रहे थे Cu+2 वाले, तो कॉपर वाले ने पार्ट लिया ना। जब इलेक्ट्रॉन कैच करेगा तो कॉपर कॉपर जम जाएगा बहुत सारा, पहले आयन जमे, इलेक्ट्रॉन आया तो वो फुलफिल हो गया उसकी कंडीशन, तो कॉपर बन गया वो। समझ गए? तो इन दो इलेक्ट्रोड ने पार्ट लिया है। अगर कभी ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहा है लेकिन पार्ट नहीं ले रहा है, जैसे देखो सॉल्यूशन में कुछ है, मान लो मैंने बोला कुछ पॉजिटिव आयन है, ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये सिर्फ किसका काम कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को यहां से सॉल्यूशन में ट्रांसफर करने का। खुद इलेक्ट्रोड के ऊपर कुछ नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रोड है देखो, ऐसी कंडीशन अभी आएगी FHE वाले केस में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले केस में। उसमें क्या करते हैं अपन, जो इलेक्ट्रोड है वो ऐसा लेते हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, उसका काम क्या? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। बेटा देखो सारे इधर है ना, ढंग से ध्यान दे लेना।
अमित इधर, बाकी भी सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इनके बीच का गैप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लो 3 है, ये 2 है, तो यहाँ कितना दिखेगा 1। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये चलो 3 है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे देख के नहीं पता लग रहा ना 3 है, मैंने एक हाफ सेल रखी है, अब मैं सोच रहा हूँ इसका पोटेंशियल कितना है, कैसे पता करूँ, किसी से वायर से कनेक्ट करके ही करूँगा। तो इधर जो सेल रखूँगा मैं, उसका 0 होना चाहिए ना पोटेंशियल, उसका 0 होगा तभी मेरे को एग्जैक्ट इसका 3 इसमें दिखेगा। अगर इसका मान लो कुछ आ रहा है तो फिर वो गैप दिखेगा। तो अपन इस साइड जो FHE वाले में लेंगे, उसमें अपन ऐसा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं जो रिएक्शन में पार्ट ना ले। देखो इलेक्ट्रोड अगर रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा होगा तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी जनरेट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा 0। तो जो ये आएगा और 0 के बीच का गैप वो यहाँ दिखेगा, तो जो भी दिख रहा है वो एग्जैक्ट इसी का आएगा ना, इसका कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर अगर मैं बोलूँ कि ये जो रॉड है ये रिएक्शन में पार्ट ना ले, तो मेरे को फिर ऐसी रॉड सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो इनएक्टिव है, जो रिएक्शन में पार्ट ना लें। उसके लिए एक प्लेटिनम, मतलब प्लेटिनम और ग्रेफाइट, ये 2 एग्जांपल याद रखो, या तो ग्रेफाइट की रॉड डालते हैं या फिर प्लेटिनम वायर। अपने FHE वाले केस में प्लेटिनम वायर यूज होगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, बस इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, प्लेटिनम मान लो मैंने यहाँ प्लेटिनम वायर लगाया है, तो प्लेटिनम वायर पे कोई आके नहीं चिपक रहा है और इसके पास कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है। इसका काम क्या है, बस इस इलेक्ट्रॉन को इस वायर के थ्रू पास करते हुए सॉल्यूशन में डाल दे। क्लियर है, सॉल्यूशन में बस उसको फेंकना है, कुछ नहीं है, ताकि बस इधर से इधर मेरे को पता लग जाए कि इसमें कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ हुआ ही नहीं है इस प्लेटिनम वायर में, तो वहां पोटेंशियल कुछ जनरेट होगा ही नहीं, तो उसका पोटेंशियल क्या रहेगा 0। समझ गए, आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। तो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स का यूज कहाँ है, कोई भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करने में। तो एक को एक्टिव वाला रखो, एक साइड इनएक्टिव वाला रखो, तो इधर कुछ हो ही नहीं रहा है, इधर जो भी हो रहा होगा वो मेरे को इसमें दिख जाएगा। समझ गए, कोई डाउट? हाइड्रोजन वाला ही केस है वो, FHE का ही केस होता है जिसमें अपन इनएक्टिव लेंगे। अभी इसके बाद आएगा, समझा दूंगा बहुत अच्छे से उसमें, क्योंकि देखो ये HCl का सॉल्यूशन लेते तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी होगा। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कुछ और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कुछ, अब वो डिपेंड करेगा सामने वाला इलेक्ट्रॉन कैसा है। वो मैं अभी जब FHE पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अभी ये समझ में आया ना इनएक्टिव और एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज कहाँ है। अगर दोनों एक्टिव इलेक्ट्रोड रख दूंगा तो दोनों साइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा, तो वोल्ट मीटर में क्या दिखेगा, गैप, ठीक है। लेकिन अगर एक को एक्टिव रखा और एक को इनएक्टिव रखा तो इधर कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि इसने रिएक्शन में पार्ट लिया ही नहीं, तो इसका 0। तो जो भी इसमें दिखेगा वो इसी का दिखेगा। तो तुम यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता कर सकते हो इनएक्टिव को यूज करके। क्लियर है, ठीक है। क्लास में बेटा अटेंशन दे लेना तो समझ में आएगी चीजें, वरना बाद में जब इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे ना, मैं श्योर हूं तुम गलत करोगे अगर नहीं ध्यान दिया तो। वरना मैंने सब कुछ लिखवाया है कॉपी में, कुछ गलत नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, और नींद आ रही हो तो पानी पी लो। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है सुबह सुबह, तो पानी पी के आओ, ठीक है। चलो, एक्टिव इनएक्टिव समझ गए ना क्या होता है। अब थ्योरी रीड कर दो। मेटल टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज हो रहा था, क्यों, क्योंकि जिंक सॉल्यूशन में जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, दूसरे वाले में कॉपर रॉड का इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि कॉपर आके चिपक रहा था, मतलब कॉपर के आयन आके चिपकते हैं पहले, फिर इलेक्ट्रॉन आता है तो आयन उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर में, ठीक है। तो ये वाली चीज, तो इसमें कॉपर रॉड थिक हो रही थी, इसमें थिन हो रही थी, समझ गए। अब डिपोजिशन मतलब उस पर आगे चिपकना लगना, हाँ डिपोजिशन, ठीक है, डिपॉजिट होना। और हाँ देखो ये चीज याद रखना, देखो जितने भी हिंदी वाले हो ना, ये बेसिक जो टर्म्स होते हैं ना इंग्लिश के, याद करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर अभी याद नहीं करोगे ना और तुम सोचोगे कि हम हिंदी में काम चला लें, कॉलेज में कैसे चलाओगे। पास होने के लिए एटलीस्ट 40 पन्ने की अगर कॉपी आ रही है तो 30 पन्ने तो भरने पड़ेंगे। 30 पेज पूरे इंग्लिश में कैसे लिखोगे, वहाँ हिंदी में लिख नहीं सकते, लिखना इंग्लिश में पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे वहाँ। समझ गए चीज़ें। तो इसीलिए ना बेसिक हिंदी इंग्लिश दोनों के वर्ड्स याद रखना शुरू करो, तो अभी से याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो अब इनएक्टिव वाले का पढ़े। नो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैपेबल ऑफ सर्विंग एज इलेक्ट्रोड, ना तो रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट, मतलब अगर वो जैसे भी बिहेव कर रहा है उसका, ठीक है। तो नो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कैपेबल ऑफ सर्विंग एज इलेक्ट्रोड, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, ये कहने का मतलब है, या रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है। देखो रिएक्शन में पार्ट लेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ आएंगे, जब रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लिया
तो कहाँ का रिएक्टेंट कहाँ का प्रोडक्ट, सब सेम ही होगा ना। प्लेटिनम इधर भी था, प्लेटिनम इधर अभी भी है, लेकिन अगर पार्ट लेता तो हो सकता है या तो वो ऑक्सीडाइज होता या रिड्यूस होता, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ आते उसके। जैसे यहाँ लिखे ना एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो दो कुछ अलग अलग आएंगे। मैं बोल रहा हूँ कैथोड पे कुछ नहीं हो रहा है तो दोनों सेम रहेंगे ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो वही लिखा है कि इनएक्टिव में नो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैपेबल ऑफ सर्विंग एज इलेक्ट्रोड, कोई पार्ट नहीं ले रहा है तो कुछ भी नहीं बन रहा है, ऐसा है। ठीक है, ग्रेफाइट या प्लेटिनम यूज करते हैं और FeC में प्लेटिनम वायर यूज होता है। ठीक है, दैट कंडक्ट्स या ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इनटू, या तो अंदर या फिर आउट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वो अभी तुमको फन देखो, ये वाला केस अगर होता तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन इनटू द सॉल्यूशन है, तो अगर प्लेटिनम वायर होता तो वो इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन में डाल रहा है। लेकिन अगर इधर कोई दूसरा ऐसा होता है जो रिड्यूस होता है, तो फिर इधर जो रिएक्शन होगी सॉल्यूशन में, वहां से इलेक्ट्रॉन को बस वो ट्रांसफर करके इसको देता है। वो भी FeC का केस है, वो तब पढ़ेंगे। तो इस वाले केस में क्या है, ये जो रॉड है प्लेटिनम की, यहाँ पे नहीं, या तो वो अंदर ट्रांसफर कर रही है इसमें इलेक्ट्रॉन, या फिर यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वहां से इलेक्ट्रॉन को इसको दे रही है। ये दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट या प्लेटिनम या इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना, और कोई काम नहीं है। दैट कंडक्ट्स द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इनटू द सॉल्यूशन, या फिर और आउट ऑफ द सॉल्यूशन या आउट ऑफ द सेल, बट कैन नॉट टेक पार्ट इन द हाफ सेल रिएक्शन। लेकिन वो खुद हाफ सेल रिएक्शन अलग से नहीं करेगा, उसका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। समझ गए सभी? ठीक है, FeC इसका एग्जांपल है, इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेटिनम वायर इज यूज्ड। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये अपन सीख गए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो सेल पोटेंशियल होगा क्या, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो हाफ सेल का। समझ में आ रहा है? ऊपर देखो यार सभी ऐसे बैठे हो, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाफ सेल वाले, उनके बीच का गैप ही तो सेल पोटेंशियल है, या सेल का वोल्टेज है। तो वही डेफिनेशन लिखी है, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। दो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का गैप ही क्या है, सेल पोटेंशियल या EMF या E0 या E। क्लियर है? या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये समझ में आता है इतना? अब देखो, जब क्वेश्चन में अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है बता दूंगा, बट ये जो 3-4 चीजें लिखी है ना, ये देखो, अपनी रिएक्शन में हमेशा एक साइड ऑक्सीडेशन होगा, एक साइड रिडक्शन होगा। तो एक का आएगा SRP, एक का आएगा SOP। लेकिन IUPAC हर चीज को कैसे लेके देखता है, SRP से। तो जहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा उसकी भी वैल्यू चेंज करके वो SRP लिखता है। जहां रिडक्शन वहां तो SRP लिखेंगे, लेकिन जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां भी वो क्या लिखता है, SRP। और फिर SRP की वैल्यू को चेक करता है। ठीक है, अब यही केस वो दूसरा भी बना सकता है कि जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां तो SOP है, लेकिन जहां रिडक्शन हो रहा है वहां वो उसकी वैल्यू को चेंज करके SOP में कन्वर्ट कर दे। तो दोनों की वैल्यू में SRP रखूं और फिर चेंज देखूं, या दोनों की वैल्यू में SOP रखूं फिर चेंज देखूं, या फिर जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां SOP, जहां रिडक्शन हो रहा है वहां SRP, और फिर चेंज देखूं। ठीक है, तो सेल का पोटेंशियल जो है वो कैसे निकालते, 3 तुम्हारे पास मेथड्स हैं, या तो दोनों को SRP रख लो, या दोनों को SOP रख लो, या जहां ऑक्सीडेशन वहां SOP, जहां रिडक्शन वहां SRP। क्लियर है? तो अपने जो क्वेश्चन होंगे वो ओरिजिनल जो सेल दिख रही है उसके हिसाब से होगा, जहां ऑक्सीडेशन वो SOP रखोगे, जहां रिडक्शन में SRP रखोगे, तो कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है? ठीक है, चलो अब देखो, सॉल्व करने के लिए ऐसा सोचना, जो हायर वैल्यू है या जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, वो पहले रखेंगे, जो छोटी वैल्यू है वो बाद में रखी जाएगी। हायर वैल्यू का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, याद रखना है। हायर वैल्यू मतलब पॉजिटिव, ज्यादा हायर है। इतना समझ में आता है? ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैं दोनों को SRP रख रहा हूँ, दोनों को SRP रख रहा हूँ, तो जो नीचे वाले मेटल्स हैं या एलिमेंट है उनको पहले रखना पड़ेगा, माइनस बाद वाले को। ठीक है, SOP है तो SOP में सारे सिंबल पलट जाते हैं ना, सब प्लस हो गया, तो सबसे ज्यादा प्लस कौन है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला, फिर माइनस नीचे वाला, मतलब हायर माइनस लोअर ही करना है। क्लियर है? और अगर SRP SOP है तो मुझे पता है कि नीचे वाला ज्यादा पॉजिटिव है और ऊपर वाला ज्यादा नेगेटिव, लेकिन इसमें ऐड करेंगे। अब तुम ये 3 चीजें देखो, इनॉट सेल क्या होता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ये तो समझने के लिए देख लिया अपन ने कि जो भी हायर होगा और लोअर होगा, इनके बीच का गैप ही होता है ना इनॉट। मान लो एक साइड 3 है, एक साइड 2 है, तो हायर माइनस लोअर 3 - 2 1 आएगा।
क्लियर है? तो हाँ सिंबल लेंगे, ठीक है, सिंबल लेंगे, इसीलिए इनमें कंफ्यूजन होगा, तो सबसे बेस्ट है ये वाला, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है उसमें, ठीक है। वरना बहुत कंफ्यूजन आएगा कि रिडक्शन की अगर एफआरपी नेगेटिव आ रही तो माइनस माइनस ऑफ दिस प्लस प्लस माइनस ऑफ दिस, वो कंफ्यूजन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अपन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो तीनों से कर लेंगे, फिर अपन एक मेथड से कर लेंगे सारे, ठीक है। देखो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर, ये समझ में आता है ना कि जिस सेल का पोटेंशियल ज्यादा है और जिसका कम है उनके बीच का गैप आ रहा होगा, तो वो गैप ही क्या होता है, ई नॉट सेल या फिर ईएमएफ या जो अभी लिखवाया है सारे, क्लियर है। अब अगर दोनों के एसआरपी दिए हों तो क्या करते हैं, रिडक्शन कैथोड, देखो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो अगर ये हो रहा है तो दोनों के एसआरपी, तो ज्यादा एसआरपी की वैल्यू होती किसकी है? मैं बोल रहा हूँ ऐसा इसीलिए माना है, ठीक है, कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको भी मैंने एसआरपी की वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो मैंने उसकी वैल्यू रिडक्शन से ही लिखनी है, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो उसकी रिडक्शन ही रखी है, ठीक है। तो अगर दोनों का मैंने रिडक्शन की वैल्यू ली है तो रिडक्शन की वैल्यू किसकी ज्यादा आती है, एसआरपी की, नीचे वाले की, ठीक है। अच्छा इधर देखो, सुनो सभी इधर बातें नहीं, इधर देखो, जो ओरिजिनल है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो उसका एसओपी ही आना चाहिए, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो उसका एफआरपी ही आना चाहिए, ठीक है। अब जब अपन ई नॉट लिख रहे हैं तो वहां तुमको क्या ध्यान रखना है, इधर देखो, अब अगर ई नॉट में दोनों एसआरपी से लिख रहा हूं तो ओरिजिनल एसआरपी आता है किसका है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है कि जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो जो भी ओरिजिनल, जैसे जो भी जिसकी ओरिजिनल वैल्यू रखता है, जैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो उसका एसओपी ही आएगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो उसका एसआरपी ही आएगा। अगर मेरे को दोनों को एसआरपी में लेके लिखना है तो ओरिजिनल एसआरपी तो इसका ही है ना, तो इसका माइनस ही है, समझे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को दोनों को ऑक्सीडेशन लेके लिखना है एसओपी, तो जो ओरिजिनल इसका होता है ना एसओपी, इसको तो चेंज नहीं किया, तो पहले इसको रखोगे माइनस फिर इसका, क्या बोला समझे, जो भी जिसका ओरिजिनल है उसको पहले रखोगे और माइनस करोगे दूसरे वाले को चेंज करके, जैसे मैंने बोला एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो अगर मेरे को दोनों की एसआरपी की वैल्यू दी हो तो एसआरपी ओरिजिनल किसके लिए होता है, रिडक्शन, इस पे इधर वाले पे, ठीक है। तो इसको पहले रखेंगे माइनस, इसकी वैल्यू चेंज करके रखेंगे क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो इसकी वैल्यू चेंज करके रखेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऑक्सीडेशन दोनों के एसओपी दिए हों तो एसओपी ओरिजिनल किसका होता है, ऑक्सीडेशन इसका एनोड का, तो पहले इसकी वैल्यू रखोगे जो गिवन है माइनस दूसरे वाले की सिंबल चेंज करके रख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है ऐसा जो भी दिया है, ठीक है, तो तीसरी स्टेप जो अपन फॉलो करेंगे वो क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, इसका एसआरपी एसओपी और इसका एसआरपी जोड़ देना, बस जो ओरिजिनल्स हैं दोनों के उनको जोड़ दोगे, समझ गए। ई नोट कैसे निकालोगे अपने क्वेश्चन में, जो दोनों के ओरिजिनल्स हैं उनको जोड़ दोगे, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसका एसओपी ही लोगे, जहां रिडक्शन हो रहा होगा उसका एसआरपी ही लोगे और दोनों वैल्यू को जोड़ोगे। इस फॉर्मूले को इससे कंफ्यूज मत करना है कि सर जोड़ रहे हैं, हाँ आ जाओ, जोड़ रहे हैं मतलब गैप, सर गैप तो माइनस कर रहे थे अपन, गैप तभी माइनस कर रहे हैं जब दोनों को या तो एसआरपी ले रहे हैं या एसओपी ले रहे हैं, अलग अलग लिया तो फिर उसको मैं डायरेक्टली जोड़ रहा हूं। तो अपनी डेफिनेशन तुम्हारे इस फॉर्मूले को सही नहीं जाती। डेफिनेशन क्या है, डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस तभी देखेंगे ना जब सेम चीज का देख रहे हैं, दोनों एसआरपी होंगे तो डिफरेंस देखूं मैं, दोनों एसओपी है तो डिफरेंस देखूं, समझ गए क्या बोल रहा हूं। लेकिन एक एसआरपी और एक एसओपी अलग अलग चीज में कैसे डिफरेंस देखूंगा, डिफरेंस तभी देखा जाता है जब सेम चीज है। वेट को हाइट से डिफरेंस नहीं कर सकता ना, कि मेरी हाइट बोलो कि 5-10 है और वेट जो भी है तो इनका डिफरेंस, हाइट को हाइट से डिफरेंस कर सकता हूँ, वेट को वेट से डिफरेंस कर पाऊंगा। तो एसआरपी दोनों के हो तो मैं माइनस करूं और एसओपी दोनों के हो तो माइनस करूं, लेकिन एक का एसआरपी एक का एसओपी, तो इसको माइनस नहीं कर पाऊंगा ना। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, कि सेम सेम चीजों का डिफरेंस लिया जाता है ना कि अलग अलग चीजों का। समझ में आ गई चीज। नीट का स्कोर जैसे फॉर एग्जांपल किसी का है तो नीट के स्कोर वाले को नीट के स्कोर वाले स्टूडेंट से कंपेयर करूंगा ना,
जेई से थोड़ी करूँगा कि जेई का पेपर कितने का होता है 360, ठीक है। तो जेई में किसी को 300 आ रहे हैं और नीट में किसी को 320 आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा ना कि नीट वालों को बहुत ज़्यादा नंबर आ गए जेई वाले से। परसेंटेज देखूँगा तो बहुत कम है, 720 में से इसको 320 आए, उसको 360 में से 300 आए। तो अगर सेम जेई का जेई वाले से देखूँगा तो डिफरेंस देख सकता हूँ कि कितने ज़्यादा आए। नीट वाले के मार्क्स से देखूँगा तो डिफरेंस देख पाऊँगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कर सकता ना, एक जेई वाले के मार्क्स उठा लिए एक नीट वाले के और बोल रहा हूँ सिर्फ नंबर देख के कि हाँ इनका गैप जो भी होगा वो इनॉट होगा अपने यहाँ पे, नहीं ना। दोनों एसआरपी होगा तो डिफरेंस देख रहा हूँ, दोनों एसओपी होगा तो डिफरेंस देखूंगा। लेकिन अगर एक एसआरपी एक एसओपी हो तो जोड़ूंगा, समझ गए? नहीं आया क्या? ठीक है। अब अगर दोनों एसआरपी है तो किसको किस में से माइनस करना है समझ में आया? जो ओरिजिनल जिसका है उसको पहले रखोगे माइनस दूसरे वाले को जिसका सिंबल चेंज किया है। दोनों अगर एसओपी है तो दोनों एसओपी में से किसको माइनस करूंगा? जिसका ओरिजिनल एसओपी होता है उसको पहले रखूंगा, माइनस जिसका मैंने चेंज किया है उसको बाद में रखूंगा। क्लियर है? ठीक है। अब इधर देखो, ये जो फॉर्मूलेस लिखे हैं फाइनली अपने क्वेश्चन इससे होंगे, सिंपल पड़ता है, ये हटा दो। ई नॉट सेल ये लिखा है मैंने, दोनों क्या दिए मैंने? रिडक्शन, मतलब दोनों एसआरपी दिए। तो एसआरपी आता किसका है? एनोड का आता है कि कैथोड का? कैथोड का ही आता है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल वाले का पहले रखा, माइनस जिसका सिंबल चेंज किया था उसको रखा, ठीक है। अगर दोनों के एसओपी दिए हों तो एसओपी ओरिजिनल आता किसका है? एनोड का, तो एनोड को पहले रखा, माइनस जिसका मैंने चेंज किया उसका सिंबल फिर बाद, मतलब सिंबल जिसका चेंज किया उसको बाद में रखा, ठीक है। लेकिन अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो उसका एसओपी ही दिया हो और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो उसका एसआरपी दिया हो, तो फिर दोनों को जोड़ रहे हैं। अब वो पहले इसको रखूं बाद में इसको रखूं फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1+2 करूं 2+1 करूं एक ही बात है। तो सबसे बेस्ट जो अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला अपने को सही लगेगा ना वो ये है। देखो बुक इससे सॉल्व करके देगी क्योंकि स्टैंडर्ड वो रिडक्शन को मानता है, तो सबको पहले एसआरपी में कन्वर्ट करेगा और फिर माइनस माइनस करेगा। लेकिन जब ये वाले क्वेश्चन करेंगे ई नॉट वाले तो अपन क्या करेंगे? इस वाले से जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मेरे को दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन, तो उसका एसओपी ले लूंगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसका एसआरपी ले लूंगा और दोनों की वैल्यू को जोड़ दूंगा। सबसे सिंपल पड़ेगा है। अभी क्वेश्चन करोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? किसी को इन फॉर्मूलेस के कन्वर्जन में डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है। याद नहीं करने बट समझ लेना कैसे आए हैं। और ये स्टेटमेंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खुद के ऊपर लिख लेना पहले, ठीक है, कि अगर दोनों का रिडक्शन हो रहा हो तो जो ओरिजिनल होता है माइनस दूसरे का, दोनों का ऑक्सीडेशन तो जिसका ओरिजिनल सही में हो रहा है ऑक्सीडेशन माइनस दूसरे का। क्लियर है? चलो अब ये एक लास्ट वाला पॉइंट लिखना बेटा सारे सभी इधर, ये क्वेश्चन में काम आएगा जब अभी 3 रिएक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। ई सेल या फिर ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव मतलब वो बाहर की कोई चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा, वो खुद की रॉड की प्रॉपर्टी है, समझ गए? उसकी रॉड की प्रॉपर्टी है। तो ई नॉट या ई सेल या ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उस रिएक्शन में तुम कभी भी 2 का 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो तो ई नॉट सेल चेंज नहीं होगा कभी भी। देखो ये जो सेल जितना पोटेंशियल शो करेगा 1.1 का, ये 1.1 ही रहेगा। फिर मैं रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करूं 3 का करूं डिवाइड करूं कुछ भी करूं वो चीज कभी चेंज नहीं होगी ना, पोटेंशियल डिफरेंस। वहां मल्टीप्लाई करने का मतलब ऐसा वहां क्या है कि जिंक ज्यादा लिया मैंने, पहले नॉर्मल 1 लिया है 2 मोल जिंक ले लिया 3 मोल जिंक, क्या फर्क पड़ा? पोटेंशियल तो उतना ही आएगा ना, पर रिएक्शन ज्यादा टाइम के लिए हो गई, ये फर्क पड़ा। पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही शो होता है। क्लियर है? तो ई सेल या ई नॉट सेल वाले रिएक्शन के जब अभी क्वेश्चन आएंगे तो वहां 1-2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके दे ई ही रहेगा। क्लियर है? बस उसका सिंबल चेंज होता है अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करता है। एसआरपी इज इक्वल टू माइनस एसओपी, एसओपी इज इक्वल टू माइनस एसआरपी, और कुछ नहीं। क्लियर है? अभी ये आएगा तो समझ जाओगे। ये क्लियर है? आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, शेप या साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता, ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखा है ना, फर्क है दोनों चीजों में। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी का है कि अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं मैं रिएक्शन को कोई भी नंबर से तो भी ई नॉट या ई चेंज नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट अभी यहाँ लिख लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन करवाऊंगा वहां एप्लीकेशन आएगा इसका क्वेश्चंस में, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे मैंने बोला था कि 2 का मल्टीप्लाई और फिर भी वैल्यू वही रह रही है। ठीक है। इधर
सो ऑन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फेल रिएक्शन बाय एनी नंबर ई नॉट वैल्यू वुड नॉट चेंज। ये ज्यादा नहीं आया ना फोन में किसी को? इधर देखो एग्जाम्पल, ए से बी अगर हो रहा है, ठीक है, इसकी अगर ई नॉट आ रही है, मैं बोल रहा हूं 3, तो बी से ए की क्या आनी चाहिए? -3, क्योंकि देखो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो इसमें रिडक्शन हो गया होगा ना, उल्टा कर दी रिएक्शन तो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि 3A से 3B हो रहा है, तो भी ई नॉट क्या रहेगा? 3 ही रहेगा, चाहे मैं रिएक्शन को मल्टीप्लाई करूं चाहे डिवाइड करूं। मैं बोल रहा हूं B/3 से A/3 हो रहा है, तो भी ई नॉट क्या रहेगा? -3। मतलब इस 3 से तुम कंफ्यूज होगे तो रुको, ये 5 लिख देता हूं बस। ये कि रिएक्शन में मैं किसी भी चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कोई फर्क नहीं पड़ता उसका ई नॉट पे। अगर तुमको पहली रिएक्शन दी है, ए से बी दिया है और ई नॉट दिया है, और पूछ रहा है B/5 से A/5 का ई नॉट बताओ, तो मल्टीप्लाई डिवाइड से ई नॉट का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पड़ेगा। तो ए से बी मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और 3 आ रहा है, तो बी से ए में रिडक्शन हो गया होगा, समझ गए ना? तो बी से ए में क्या होगा? -3 हो जाएगा बस। ये वैल्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस पॉइंट के नीचे ये 3-4 चीजें लिख लो, एक काम करो तो तुमको समझ में आ जाए कि ए से बी अगर ई नॉट दिया है 3, तो बी से ए का क्या होगा? -3, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एसआरपी एसओपी अपोजिट होते सिंबल के। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी नंबर का मैं कुछ भी करता हूं तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ई नॉट पे, ई नॉट जो ओरिजिनल रहता है। हाँ, इस लास्ट वाले पॉइंट के लिए 4 एग्जांपल लिख लो। अब समझ में आ गया क्या था वो लास्ट पॉइंट? ठीक है, पेजेस या कॉपी देख के मत डरा करो, है ना, कि इतने पेज हो गए ये वो। समझ में अगर आ रहा है, देखो यार, अगर मैं 10 पन्ने में पूरा चैप्टर करवा दूं और उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स करके चीजें लिखवा दूं और समझ में नहीं आए, और वही 10 पन्नों को अगर 40 में करके लिखवाऊं और हर एक लाइन को एलेबरेट करके समझा दूं, तो 40 पन्ने वाली कॉपी पढ़ना ज्यादा आसान है बजाय 10 को। वो 10 को 10 बार भी पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, और 40 को 1-2 बार भी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो सारे इधर बेटा, अब है ना, सभी इधर। हाँ, इसके बाद फिर वो ऐड कर लेना आखिरी में। चलो, हाँ नहीं, चलो सभी इधर है ना। देखो अपन ने डैनियल सेल पढ़ लिया अभी तक, क्या हुआ, ठीक है, उसमें सारी चीजें देख ली, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसआरपी एसओपी। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एफआरपी है तो माइनस करेंगे दोनों के, एसओपी है तो भी माइनस करेंगे, अगर एसआरपी एसओपी वाली चीजें है तो किसको प्लस करेंगे, ठीक है। अब वही चीजें जो तुम शॉर्ट में मांग रहे थे वो ऐसे लिख दी है, ठीक है। फुल सेल ई मतलब कंप्लीट सेल बोलूं या फुल सेल बोलूं, उसका देखो ये वाला पोर्शन अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एसओपी लिखेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका एसआरपी लिखेंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अपनी डेफिनेशन पोटेंशियल का डिफरेंस मांगती है, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से हटा दो तुम। डेफिनेशन मत सोचना कि यहाँ तो डिफरेंस पे तो माइनस होना चाहिए, +2 कर दिया, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं ये। रिडक्शन ऑक्सीडेशन इसीलिए प्लस किया है, सेम होती तो माइनस ही करूंगा डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मतलब एसओपी ऑफ एनोड, रिडक्शन मतलब एसआरपी ऑफ कैथोड। इन चीजों को ऐड करना है तुमको, बस ये तुम्हारे काम में लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अब ये चीजें देखो बेटा इधर मैंने बोला अगर दोनों का एसआरपी से सॉल्व करना है तो जिसका रिडक्शन हो उसका एसआरपी पहले लिखूंगा, माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हो उसका भी एसआरपी लिखूंगा सिंबल चेंज करके, ठीक है। अगर दोनों का एसओपी से देखना है तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका एसओपी पहले लिखूंगा ओरिजिनल, माइनस जिसका रिडक्शन होगा उसका भी एसओपी लिखूंगा, ठीक है भाई, ये 2 चीज। और अगर ओरिजिनल जो अपना क्वेश्चन में सॉल्व करना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो उसका एसओपी प्लस जिसका रिडक्शन हो उसका एसआरपी, तो वही चीजें लिखिए कि जिसका ऑक्सीडेशन उसका एसओपी माइनस जिसका रिडक्शन उसका एसआरपी, ये सही, सॉरी प्लस, हाँ नहीं ये वाले इसमें कुछ नहीं, ये ऐसे ही रखोगे, जो भी एसओपी की वैल्यू दी है वही रखोगे, जो एसआरपी की दी होगी वही रखोगे। लेकिन इन केस में मान लो अगर एक की एसआरपी की दी है, एक की एसओपी की दी है, लेकिन उनका हो कुछ और रहे रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो फिर सिंबल चेंज, वो क्वेश्चन समझाऊंगा तब आ जाएगा। अब यहाँ मैं सारी चीजें वैसे नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। जिसका रिडक्शन उसका एसआरपी, रिडक्शन के लिए एसआरपी होता है, लेकिन किसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा ना और उसका एसआरपी रखना तो बाद में रख के माइनस करूंगा। अगर दोनों ऑक्सीडेशन से करने हैं तो जिसका ऑक्सीडेशन उसका एसओपी माइनस जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसका भी अगर एसओपी रखना तो बाद में रखा जाएगा,
क्लियर है? ये उस भाषा में लिख दिए हैं तुमको, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आएगा, दैट्स इट। ये क्लियर है? मेरे को दिख रहा है रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसका अगर एसआर पे भी दिया होगा तो मैं एसओपी में कन्वर्ट करके रख दूंगा सेम, ठीक है? वो क्वेश्चन समझेंगे तो। अब ये एक चीज लिख लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कौन कौन बिहेव करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में यूज आएंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कौन बिहेव करेंगे। समझ में आता है ना क्यों करेंगे? ठीक है, सामने वाले को रिड्यूस खुद ऑक्सीडाइज, सोडियम खुद ऑक्सीडाइज होगा Na+ में, इसके पास एक माइनस है तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Br- है तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूस, ठीक है? मतलब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिनके पास कमी है सबके सब खींचेंगे, और ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए खींचेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब देखो सारा इधर बेटा, अभी जो चीज मैंने अब लिखी है ना, ये वाली चीज तुम्हारी एनसीईआरटी में दी है, ठीक है? लेकिन कहीं भी तुम ऐसे नोट्स वगैरह में मॉड्यूल्स में पढ़ते हो तो बहुत कम मॉड्यूल्स होंगे जिनमें दी होगी ये चीज, ठीक है? कोई भी मॉड्यूल उठा के देखना, नहीं दी है। कौन से? रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सोडियम। सोडियम कैसे बिहेव करेगा? ठीक है, तो क्या कर रहा है सामने वालों को, क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? तो कौन कौन बिहेव करते हैं वो लिखा है कुछ एग्जांपल्स, ठीक है? अब देखो बेटा, जब तुम एनसीईआरटी ओपन करोगे तो उसमें एक पोर्शन दिया हुआ है, वो ही लिखा है मैंने, लेकिन ये मॉड्यूल्स में कहीं दिया नहीं इधर उधर कोचिंग के, बट एनसीईआरटी का है तो हो सकता है अगर थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए तो फिर तुम बोलोगे कि बाहर से आ गया, टफ है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? अपन ने डैनियल सेल बना ली थी, सभी इधर ध्यान दो, डैनियल सेल बना ली अपन ने, ठीक है? डैनियल सेल का पोटेंशियल कितना आता है? 1.1 वोल्ट, ठीक है? डैनियल सेल का सेल पोटेंशियल आता है 1.1 वोल्ट, याद रहेगा, ठीक है? अब ये जो कंडीशन है इसमें बोलता है कि अगर इस डैनियल सेल में मैं बाहर से एक बैटरी लगा के, बाहर से एक बैटरी जिसमें पहले से ही करंट है, डैनियल सेल का काम क्या है? केमिकल एनर्जी से करंट बनाना। अब मैं बोल रहा हूँ इस डैनियल सेल में जहाँ करंट बन रहा है उसमें बाहर से मैं एक और बैटरी लगा के इसके तार से जोड़ दूं तो ये करंट को इधर से इधर पास करेगा कि नहीं करेगा? वो वाली कंडीशंस है, ठीक है? तो वो 3 कंडीशंस बनती है कि देखो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 1.1 वोल्ट का, तो 1.1 वोल्ट से अगर कम का पोटेंशियल डिफरेंस, इधर देखो, अगर ये एक वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उसका कोई भी 2 पॉइंट को उठा लेता हूँ, ठीक है? इधर उधर इन दो का गैप कितना आ रहा है यहाँ पे? 1.1 वोल्ट, ठीक है? मैंने बोला है कि बाहर से मैं एक बैटरी जोड़ रहा हूँ, बाहर से मैंने क्या किया है? एक बैटरी जोड़ दी इसमें, ठीक है? अब वो बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी का भी कुछ पोटेंशियल होगा ना, बैटरी लगाते हैं तो उसको कुछ पोटेंशियल रहता है, जैसे बोलते हैं ना 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, 1.1 वोल्ट की है। तो बाहर से जो मैं पोटेंशियल, मतलब ये अपना गैल्वेनोमीटर में दिखेगा तुमको, है ना, समझ गए? उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है? 1.1 वोल्ट, ये अपनी सेल का है। अब मैं बोल रहा हूँ बाहर से अगर मैंने बैटरी लगाई है और बैटरी का पोटेंशियल अगर 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फालतू का तार हो तो, ठीक है? लेकिन जब बैटरी का पोटेंशियल अगर बढ़ाते जाता हूँ, अगर 1.1 से कम रखता हूँ, बैटरी का जो E है, देखो यहाँ का E कितना आ रहा है मेरा, ये बैटरी का E अगर मैं लेस देन 1.1 रखता हूँ तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होंगे और करंट इधर से इधर ही होता रहेगा, उसमें वो बैटरी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपना जो ओरिजिनल तार है उसमें ज्यादा वोल्टेज है। इसको ऐसे समझो ना कि अगर एक बहुत हाई वोल्टेज का तार है, उसमें तुम बाहर से थोड़ा सा वोल्टेज वाला तार ऐड कर रहे हो, तो हाई वोल्टेज वाला अपना काम करता रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर बराबर का तुमने, जैसे एक तार जा रहा था, इसमें बहुत हाई वोल्टेज है, लेकिन उतने ही वोल्टेज का तुमने दूसरा तार लाके बीच में इसको जोड़ दिया, तो ये इसको रोक देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देगा, ठीक है? और अगर बाहर का तार इस वोल्टेज से भी ज्यादा पावर का है, हाई वोल्टेज का है, तो वो इसके फ्लो को अपोजिट कर देगा, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें 1.1 का कब जा रहा था? जब इलेक्ट्रॉन अपने इधर से इधर जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे थे, वो करंट किधर जाएगा? इधर, ठीक है? तो बाहर का वोल्टेज अगर 1.1 से कम है और उस तार को मैं अगर यहाँ जोड़ भी देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेल पे, समझ गए? इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे और करंट इधर ही आएगा। लेकिन अगर इसी कंडीशन को मैं ऐसा कर दूं कि बाहर का जो है ये बराबर कर दूं 1.1 के, मतलब इस तार में जितना करंट जा रहा था उतना ही करंट मैंने बाहर से भी दे दिया, तो वो करंट इस करंट को रोकेगा ना, अपोज करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा फिर, क्योंकि ये तार और ये तार इस इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0, अगर बराबर का तार जोड़ा है। लेकिन अगर बाहर वाला जो तार है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 से भी ज्यादा है, जो बैटरी लगाई है मैंने,
वो बैटरी 1.1 से भी हाई वोल्टेज की है और वो अगर यहाँ लगा दी तो ये इलेक्ट्रॉन को फिर इधर से इधर नहीं, वो बैटरी क्या करेगी, बैटरी हाई वोल्ट की है तो वो इधर से और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस वाले सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन निकालने लग जाएगा वो। अभी अपना क्या हो रहा था, इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब वो क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच के इधर डालने लगेगा, पूरी रिएक्शन पलट देगा। समझ गए? तो ये अगर कंडीशंस आती है कि एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल बैटरी अगर 1.1 से कम वोल्ट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नॉर्मल प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ही जाएंगे, करंट इधर से इधर ही जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन में Zn+2 आएगा और सॉल्यूशन से इधर का Copper+2 इस पे चिपकेगा, नॉर्मल प्रोसेस। अगर बैटरी का वोल्टेज 1.1 है और वो लगा दी इसमें बीच में, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है, ना इधर कुछ Zn इधर उधर कुछ नहीं जाएगा, ना इधर से कॉपर कुछ नहीं आएगा, ना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, ना करंट इधर से इधर जाएगा, प्रोसेस रुक गई, ठीक है। लेकिन अगर बाहर से जो बैटरी लगा रहा हूं वो 1.1 से भी ज्यादा वोल्टेज की है तो रिएक्शन पूरी उल्टी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अब इधर से इधर आने लगेंगे, करंट इधर से इधर जाने लगेगा, जो जिंक इधर सॉल्यूशन में जा रहे थे अब क्या होगा, सॉल्यूशन भी जिंक सल्फेट के था ना, यहाँ से जिंक इस पे चिपकने लगेंगे और ये रॉड पॉजिटिव हो जाएगी। और इधर क्या था अपनी रॉड कैसे हो रही थी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कॉपर चिपक रहा था। अब यहाँ से कॉपर सॉल्यूशन में जाने लगेगा, कॉपर सॉल्यूशन में जाएगा तो ये रॉड नेगेटिव हो जाएगी, तो इस नेगेटिव रॉड से वो इलेक्ट्रॉन खींच के इधर डालने लगेगा और करंट जाएगा इधर। समझ गए? पूरी प्रोसेस चेंज कर देगा वो। तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो बनने चाहिए, क्योंकि थ्योरी में आ सकता है। और एनसीईआरटी में एग्जैक्ट 3 अलग अलग डायग्राम बना के, पहले डायग्राम में E<1, दूसरे डायग्राम में E=1, तीसरे डायग्राम में E<1। तो मैंने 3 अलग अलग डायग्राम नहीं बनाए, एक बार बना के बता दिया है। अब वो मैं 3 बार बनाता, फालतू कॉपी भरते हैं। तो समझ गए ना क्या है? और है क्या, नॉर्मल अपनी जो प्रोसेस थी उसमें अलग से रेड वाला तार जोड़ा है, ठीक है, उसने इस टाइप से उसको बना के दिया है, रियोस्टेट पूरा कंप्लीट करके। हाँ, नाम क्या कंडीशन है बस वो, कि अलग से अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल 1.1 होता है, इतना याद है। अब कुछ नहीं तो इतना तो याद हो ही गया होगा, इतनी बार बोल दिया है, ठीक है। तो बाहर की बैटरी या तो इससे कम या बराबर या इससे ज्यादा, 3 कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशन रीड कर ले। चलो कंडीशंस बेटा इधर सारे हेडिंग क्या डाली अपन ने, कंडीशन इफ एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन द सेल। एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल का मतलब है अलग से बैटरी लगा रहे हैं। पोटेंशियल क्या, हवा में से थोड़ी लगाएंगे, बैटरी या तार ही जोड़ेंगे ना, खाली तार भी नहीं जोड़ूंगा, कुछ बैटरी का पोटेंशियल होना चाहिए ना, समझ गए। तो बस वो ऐसी बैटरी लगाई अपन। तो E0 या सेल ऑफ डैनियल सेल क्या होता है, 1.1 होता है नॉर्मल, ठीक है। अब 3 कंडीशन, ई सेल, ये ई सेल पता है किसका लिखा है, बैटरी का लिखा है ना, ई सेल ऑफ बैटरी, ये इसको अपने ओरिजिनल सेल का मत समझना, ठीक है। अगर ई सेल ऑफ बैटरी लेस देन 1.1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, करंट फ्लो फ्रॉम इधर से इधर, हेंस करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, समझ में आता ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो करंट अपोजिट ही आता है। जिंक डिजोल्व एट एनोड, एनोड पे जिंक डिजोल्व होगा, सॉल्यूशन में आएगा, और यहाँ पे कॉपर इस पे चिपकेगा, नॉर्मल प्रोसेस। तो वही ये 2 कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन और करंट का, और कौन डिपॉजिट होगा कौन नहीं होगा। अब देखो ये ब्लैक वाला तो अपना अभी तक पढ़ा है अपने गैल्वेनिक सेल, उसमें इसने क्या किया, 2 तार यहाँ से निकाले और बैटरी जोड़ दी। अब वो बैटरी जोड़ने का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा ऐसा दिया है एनसीईआरटी में, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ये रेजिस्टर या रियोस्टेट जो भी बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बैटरी लगा रखी है। कुल मिला के मतलब यही है कि बैटरी लगाई है, क्लियर है। अब वो पूरे सिस्टम के साथ दिया है उसने कि ये क्या बोलते हैं, वायर है, रियोस्टेट है, रेजिस्टर है, सब जोड़ के दिया है, तो ऐसा दिखेगा वो, क्लियर है। ये एक्सटर्नल बैटरी है, इसका वोल्टेज क्या दिया है, लेस देन 1.1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उधर से उधर ही जाएंगे। देखो लेस देन 1 है तो अपना नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, करंट इधर आएगा, ठीक है। ये समझ गए सभी। यहां से जिंक के आयन इधर आएंगे, Zn+2, इस पे माइनस माइनस माइनस, इस पे प्लस प्लस प्लस, और यहां से Cu+2 इस पे चिपकेंगे ना, क्लियर है सभी को है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या आएगी इसकी बेटा, अगर ई सेल मतलब जो बैटरी का है अपना ना बाहर वाला, ई सेल ऑफ द बैटरी अगर इक्वल टू 1.1 वोल्ट की लगा देता हूं तो जो अपने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उसको जाने नहीं देगा वो, अब क्योंकि
बराबर पावर का बीच में आ गया ना, तो उसने रोक दिया वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इधर से इधर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, ना तो इलेक्ट्रॉन उधर से उधर जाएंगे ना करंट, अब इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा तो करंट भी नहीं होगा, तो इसके लिए करंट आई कितना होता है 0, आई मतलब ये करंट लिखा है ना, करंट कितना होगा 0। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा रहे हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी, तो नो केमिकल रिएक्शन अकर्स, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा ही नहीं रहे तो ऑक्सीडेशन किसका, कुछ नहीं हुआ, और इलेक्ट्रॉन इसको मिले नहीं तो रिडक्शन भी नहीं हुआ, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली कोई प्रोसेस यहाँ नहीं हो रही है, क्लियर है। अब अगर एक्सटर्नल अपने सेल ऑफ बैटरी, ये भी वही है ना, बैटरी अगर 1.1 वोल्ट से भी ज्यादा की होती है, समझ गए कि बैटरी अगर 1.1 से भी ज्यादा की तो वो सारी चीजें अपोजिट कर देगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये देखो, जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, जिंक इस रॉड पे डिपॉजिट होने लग जाएगा, तो ये रॉड थिक हो जाएगी फिर, समझ गए अगर ऐसा करूंगा तो। और कॉपर डिसॉल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर यहाँ पे गल के आने लगेगा तो कॉपर रॉड थिन हो जाएगी फिर, समझ गए, अपोजिट हो जाएगा, तो वही ये केसेस लिखे, क्लियर है इतना। अब इसी ये पूरे प्रोसेस को समझा रखा है कि हो क्या रहा है। इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में अगर मैं एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करता हूं एंड इंक्रीज स्लोली, देखो है ना, पहले तो ये वर्ड याद रखना, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल मतलब बैटरी का टर्मिनल उल्टा रखा है उसने, ठीक है। एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल, और उसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ाना मतलब अभी 1.1 पे नहीं पहुंचूंगा तो प्रोसेस नॉर्मल चलेगी, जैसे 1.1 पे पहुंच गया तो प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, और ज्यादा कर दिया तो रिवर्स में, मतलब रुक जाएगी और फिर रिवर्स में, ठीक है। एंड इंक्रीज स्लोली, रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेस 1.1 वोल्ट, और उससे भी ज्यादा करूंगा तो रुक जाएगी, मतलब अपोजिट में फ्लो हो जाएगा। व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, ठीक है, और उसके बाद अगर और बढ़ाता हूं तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी रिवर्स में, ठीक है, वो कहीं लिखा नहीं। करंट फ्लोज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो करंट इधर, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो करंट उधर, क्लियर है सभी को। ये तीन चीजें बस अपोजिट, देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो जो भी पोटेंशियल अगर इसके साथ में मैं एक्सटर्नल अप्लाई करूं तो वो हेल्प करेगा, लेकिन एक्सटर्नल वोल्टेज में को उन तार को प्लस माइनस ऐसे जोड़ना है कि वो इसका अपोज करे, ठीक है, तो इसका अपोज करे, तो इसीलिए पॉइंट ध्यान रखना, एक्सटर्नल अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ना, अपोजिट पोटेंशियल, और अपोजिट पोटेंशियल में उसने सेल को कैसे रखा है, इधर ये छोटा वाला डंडा है, इधर बड़ा वाला डंडा, इतना याद रखना, क्या हुआ, क्लियर है इतना। और ये वाली चीज पहले वाले पोर्शन की थी, सभी को ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलो तो देखो यहाँ पे तुम्हारे डैनियल सेल वाला पोर्शन का थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होता है। अब अगला जो आएगा इसमें वो दो तीन चीजें आती है, देखो एक कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, तो फिर ई नॉट कैसे निकालूंगा, ठीक है, वो कंडीशंस आएगी, तो उसमें आता है तुम्हारा नर्व्स इक्वेशन। फिर एक आता है कि दोनों सॉल्यूशन में सेम रॉड डाली है, सेम सॉल्यूशन है, जिंक जिंक सल्फेट, इधर भी जिंक जिंक सल्फेट अगर कर दूंगा, समझ गए, दोनों ही बीकर सेम सेम, फिर कनेक्ट करूंगा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग, इधर मान लो 1 मोलर लिया है, उधर मैंने 1.5 मोलर ले लिया है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों के अलग है लेकिन बीकर सेम है, ऐसा करता हूं तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो एक डैनियल सेल का एक तुम्हारा नर्व्स इक्वेशन आएगा कि इसी में मैं अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूं, इधर सुनो, इसके बाद क्या टॉपिक बचे हैं, जिंक रॉड है, कॉपर रॉड, कॉपर सॉल्यूशन, ये इसमें अगर यहाँ 1 मोलर है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ 0.5 मोलर है, तो मैं ई नॉट सेल कैसे पता करूंगा इसका, ठीक है, ये इसको बोलेंगे नर्व्स इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन आएगी कि ये जिंक जिंक सल्फेट, इधर भी मैं जिंक और जिंक सल्फेट कर दूं, दोनों सेम, या फिर उधर कॉपर कॉपर सल्फेट, इधर भी कॉपर कॉपर सल्फेट, सेम सेम डब्बे ले लूं, बस फर्क क्या रहेगा, इधर कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, इधर कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, या फिर इधर प्रेशर कुछ और है, इधर प्रेशर कुछ और है, तो उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो ये दो पार्ट बचे हैं अभी, समझ गए, जल्दी 10:45 का टाइम था वैसे मेरा, टेंशन मत लो, ठीक है, क्लियर है इतना सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो ये दो पोर्शन इससे बचे हैं और एक अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला बचा है शी। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये वाला पोर्शन फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करें।
देखो अभी तक अपन ने डैनियल सेल वाला प्रोसीजर पूरा पढ़ लिया, डैनियल सेल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब डैनियल सेल में कॉपर का कितना पोटेंशियल होता है, जिंक का कितना पोटेंशियल आ रहा है, वो अपन वहां पे क्या कर रहे थे, अपन एक रॉड अपन ने इधर कॉपर वाली ली थी, मतलब इधर, और इधर जिंक वाली ली थी, और ये जो बीच में मिल रहा था सेल का पोटेंशियल मिल रहा था ना, कि इसका कुछ होगा, इसका कुछ है, और उसका डिफरेंस मिल रहा था सेल पोटेंशियल। समझ में आ रहा है सबको? सारे इधर बेटा लिखना बंद कर दो, फर्स्ट बेंच छापाई बंद, ठीक है। सेल पोटेंशियल मिल रहा था, लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा इधर देखो, डैनियल सेल का पोटेंशियल कितना है, 1.1 वोल्ट है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरे को 1.1 वोल्ट दिख रहा है, लेकिन मैं पूछूं कि जिंक वाले में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, वो बताओ, या फिर कॉपर वाले में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कितना है, वो कैसे बताओगे? तो वो तुम उस सेल को देख के नहीं बता पा रहे थे ना। वो 1.1 वोल्ट तो डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, तो मैंने बता दिया कि इतना है, लेकिन इसका कितना है और इसका कितना है, उसका गैप डायरेक्ट दिख रहा था, लेकिन इंडिविजुअल कितना है वो पता नहीं कर पा रहे थे ना। तो इंडिविजुअल कोई भी रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे पता करते हैं, FHE वाले केस से, ठीक है। तो उसके लिए अपने को लेना पड़ेगा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, किसी के कंपेयर में ही वैल्यू बताते हैं। तो अपन ने क्या लिया कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया कि इसके कंपेयर में मैं सबकी वैल्यूज बता सकता हूँ, इसके कंपेयर में कॉपर की कितनी है, जिंक की कितनी है, सोडियम की, लिथियम की, कोई भी एलिमेंट की कितनी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो दो टाइप के रेफरेंस इलेक्ट्रोड तुमको तुम्हारे इसमें केसेस में, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। अगर इससे कंपेयर करूंगा तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कंपेयर किया, इससे कंपेयर करूंगा तो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कंपेयर किया। तो पूछे तो ये पता होना चाहिए कि FHE कौन सा केस है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सेकेंडरी में कैलोमल इलेक्ट्रोड आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लेटिनम वाला वायर लेंगे, कैलोमल वाला Hg2Cl2, ये काम करनी है, बट पता होना चाहिए कि सेकेंडरी भी होता है, अपन प्राइमरी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड FHE वाला है अपना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है, FHE। अब देखो FHE वाले का अपैरेटस कैसा होता है, और उसमें FHE का अपन जो FRP SOP है वो 0 मान के चल रहे हैं, कि वहाँ जो भी रिएक्शन हो रही है, चाहे वो रिडक्शन की हो चाहे ऑक्सीडेशन की हो, उसका जो भी पोटेंशियल गैप आ रहा होगा वो मैंने क्या माना है, 0। और वो गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। वहाँ पे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ऐसी शक्लें बना के बैठे हो। देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या, वो इलेक्ट्रोड उसमें पार्ट नहीं ले रहा है। इलेक्ट्रोड अगर पार्ट नहीं लेगा तो वहाँ कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा ना। जैसे यहाँ पे कॉपर की रॉड और उस सॉल्यूशन के बीच में, जिंक की रॉड और उसको सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था। अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने प्लेटिनम का वायर लिया है, ठीक है, या फिर बोलो ग्रेफाइट का कुछ वो ले लिया है, ठीक है, ग्रेफाइट की रॉड ली है, तो यहाँ पे फिर कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, समझ गए? तो जब जनरेट ही नहीं हुआ तो 0 मैंने माना। तो इसको अगर 0 मानूं तो इसके कंपेयर में इसके साथ वाले का कुछ ना कुछ जो भी आ रहा है वो साथ वाले का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका केस कैसा होता है कि एक बीकर लिया, बीकर में सॉल्यूशन लेते हैं अपन HCl का, कहीं का सॉल्यूशन लिया HCl H+Cl- के फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब HCl का सॉल्यूशन लिया, ये ग्लास का एक जैकेट लगाया, ठीक है। ग्लास जैकेट में एक ओपनिंग है हाइड्रोजन गैस के लिए, और यहाँ पे प्योर हाइड्रोजन गैस ही मैं इनलेट करूंगा एक पाइप के थ्रू, है ना, ये याद रखना, प्योर हाइड्रोजन गैस इनलेट करूंगा पाइप के थ्रू, एयर नहीं आने दे रहा हूं मैं, पाइप लगा रखा है मैंने वहां पे, और वहां से क्या डाल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्योर हाइड्रोजन गैस, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ये ग्लास जैकेट हो गया ये, और ये जो वायर है ये कहीं का, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वायर है बेटा, इधर प्लेटिनम का वायर है, और नीचे प्लेटिनम का पत्ता जोड़ा है या कार्बन ब्लैक का पत्ता जोड़ा है, ऐसा कुछ भी, या तो प्लेटिनम का या कार्बन ब्लैक जो भी, क्योंकि प्लेटिनम और कार्बन ब्लैक दोनों ही इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। तो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वायर अपन ने अभी लिखा था ना, ये क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, कि इस पे कोई रिएक्शन नहीं होती, ये समझ में आता है। अगर मैं प्लेटिनम के वायर को इसमें डालूं, ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस डालूं, तो वो सिर्फ इस पे रिएक्शन करेगी, लेकिन प्लेटिनम का उसमें कोई रोल नहीं है कि प्लेटिनम सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, सॉल्यूशन से कोई चीज आके प्लेटिनम पे नहीं आएगी। तो सिर्फ ये जो हाइड्रोजन आ रहा है ये, और सॉल्यूशन के अंदर जो HCl है, इनकी रिएक्शन होगी, समझे? जो भी हो रहा है वो ये होगा, ठीक है। सारे इधर बेटा बातें नहीं करो, क्लास तभी छूटेगी जब ये खत्म होगा, ठीक है। चलो, तो हाइड्रोजन गैस इनलेट यहाँ से आई, प्लेटिनम पे कुछ भी नहीं होगा, हाइड्रोजन यहाँ से आएगी। अगर ऑक्सीडेशन होना होगा तो इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, H+ के फॉर्म में निकल जाएगी गैस, जैसे H2 आ रहा है, H2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा,
और यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो H2 से क्या बनेगा 2H+, और वो H+ सॉल्यूशन में चले जाएंगे। क्लियर है। लेकिन अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो रिडक्शन कैसे होगा, सॉल्यूशन में जो H+ है वो H+ चल के इस प्लेटिनम पे आएंगे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उन इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगी। कुछ समझ में आया? एक बार और बोल रहा हूँ, सुनो। अगर ये एज ए ऑक्सीडेशन वाला काम करता है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में हो क्या रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, रिमूव करने है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो H2 क्या करेगा, H+ में कन्वर्ट होगा, तो H+ सॉल्यूशन में चले जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, H+ सॉल्यूशन में चले गए, तो जो इलेक्ट्रॉन बचे वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इससे ट्रेवल होके जाएंगे, यहाँ पे कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं करेंगे। इसके पहले वाले केस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यहीं रह रहे थे और सॉल्यूशन के उसकी वजह से, सॉल्यूशन में जो H+ है उस प्लस और इस माइनस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि प्लेटिनम एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, पोटेंशियल क्रिएट नहीं करवाएगा वो, क्योंकि वो सॉल्यूशन में मतलब उसमें रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है कि उसका कुछ पार्ट आके इधर जुड़ रहा है या इधर का कुछ आके इस पे लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। समझ में आया? तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो H+ यहाँ पे आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे ट्रेवल होगा बस। ठीक है, इस प्लेटिनम का कुछ भी इधर उधर नहीं गया ना, तो उसने पार्ट नहीं लिया। लेकिन अगर ये एज ए मतलब इसका अगर रिडक्शन हो रहा होगा हाइड्रोजन वाले का, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से जो आ रही है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सॉल्यूशन में जो H+ है ना, वो H+ आके इस प्लेटिनम पे चिपकेंगे ऐसे बहुत सारे, और रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन आने चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, जो सामने वाला है वहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस वायर से ट्रेवल करके, और वो इलेक्ट्रॉन इस H+ से, H+ को इलेक्ट्रॉन देंगे और H2 गैस बन के बबल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी इस इनलेट से। क्लियर है? तो प्लेटिनम रॉड का कहीं यूज नहीं हुआ, बस वो इलेक्ट्रॉन को लाने और ले जाने में काम आ रही है। तो सामने वाला जैसा भी होगा उसके हिसाब से या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा। क्लियर है? तो FHE वाले केस में, सुनो बेटा, FHE वाले केस में SRP हो चाहे SOP हो, दोनों इसका क्या लेते हैं, 0। इसका SRP भी 0 है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जब रिड्यूस हो रहा था तब यहाँ कोई पोटेंशियल क्रिएट हुआ था क्या, नहीं। जब ऑक्सीडाइज हुआ तब भी कोई पोटेंशियल क्रिएट हुआ क्या, नहीं। तो इसका SRP SOP दोनों क्या लेते हैं अपन, 0। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि ऐसा हाइड्रोजन वाले में इस केस में इसका 0 है। अब मुझे बोला है कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करो, तो मैंने क्या किया, जिंक वाला बीकर रखा, उसके साइड में हाइड्रोजन वाला बीकर रख दिया, और इसकी जो है वायर है, इस वायर को कनेक्ट किया उस जिंक वाले से। तो दो केस थे अपने, जिंक और कॉपर वाले। तो इंडिविजुअल अगर मुझे जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है या फिर इंडिविजुअल कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना है, तो कैसे करूँगा, सभी इधर जिंक वाला है, कॉपर वाला है, इसके साथ मैंने क्या हाइड्रोजन वाला रखा। ठीक है, अब जब जिंक वाले से वायर निकाल के मैंने, और इसका जो प्लेटिनम का वायर निकल रहा था उसको कनेक्ट किया अपना वोल्ट मीटर वाला पोर्शन। ठीक है, जब मुझे पता है ना कि जिंक वाला जो है, जब ये इंडिविजुअल मैंने रख दिया इधर, सिर्फ जिंक का रखा है, तो जिंक के सॉल्यूशन में जाते हैं और यहाँ पे क्या कलेक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव कलेक्ट होगा इस पे बहुत सारा। तो अगर इस पे बहुत सारा नेगेटिव कलेक्ट हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर ट्रेवल होंगे ना, ये समझ में आता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जाएंगे उधर, तो ये एरो उधर जाएगा, तुम्हारा डिफ्लेक्शन किधर जाएगा, उधर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब अगर इस प्लेटिनम वायर से इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं, समझ में आ रहा है, प्लेटिनम वायर से अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं तो सॉल्यूशन में क्या है, HCl है, तो वो जो बहुत सारा H+ है वो प्लेटिनम के आसपास ऐसे मंडरा रहा है, समझ गए। तो उनको जैसे इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे तो दो H+ मिलके एक हाइड्रोजन के बबल रिलीज करते जाएंगे। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन ना, तो यहाँ पे एज ए ये क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो इसका SOP आएगा, इसका SRP आएगा। तो ये यहाँ पे हुआ क्या, रिडक्शन हुआ ना, तो हाइड्रोजन वाला काय में कैथोड में आ रहा है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन। तो हाइड्रोजन को काय में लिखूंगा मैं, कैथोड वाली रिएक्शन में। दो H+ मिलके, दो H+ आएंगे यहाँ पे और दो इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन गैस रिलीव हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया इतना। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 लिया, तो बचा हुआ जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा होगा इसकी वजह से आ रहा होगा ना। तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा जिंक का जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो वैल्यू अपनी दी है 0.34 देता है, ठीक है, वो वैल्यू इसकी है। समझ में आया। अब सेकंड केस, जब मैंने कॉपर वाले को इससे जोड़ा
और इसके एनोड की तो वही है, जिंक से Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज। जब मैंने कॉपर वाले को इससे जोड़ा, जब नहीं जोड़ा था और कॉपर वाला इधर रख दिया, कॉपर का बीकर रखा, उसमें कॉपर की रॉड जैसे डाली, तो क्या होगा, सॉल्यूशन के कॉपर सल्फेट से कॉपर खींच खींच के इस रॉड पे चिपक जाएगा। तो रॉड कैसी हो गई अब, पॉजिटिव। तो रॉड को जिससे भी मैं कनेक्ट करूंगा सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। समझ में आता है? इसका प्लस पोटेंशियल की वजह से सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जैसे ही मैंने इस रॉड को इस FHE वाले से कनेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, क्योंकि इसके पास बहुत सारे कॉपर+2 जमा है यहाँ पे। समझ में आता है इतना? तो ये जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से, वो कैसे आते हैं, जो H2 गैस अपन ने इनलेट में दी है ना, वो H2 गैस यहाँ पे आएगी और उसका अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जो H2 गैस यहाँ से आई है इसमें, है ना, वो यहाँ पे आके H2 गैस का क्या होगा, H+। समझ गए? 2 H+ बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं वो यहां से, समझ गए, इधर आएंगे। इसीलिए इसका डिफ्लेक्शन का एरो किधर जाएगा, इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन वाला। ये जी समझ में आई सभी को? जब इसको कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो हाइड्रोजन अपन ने दी थी वो यहाँ पे H+ के फॉर्म में, और वो H+ कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो H+ सॉल्यूशन में चले गए और वो इलेक्ट्रॉन ये ट्रैवल, क्योंकि प्लेटिनम, इस यहाँ पे प्लेटिनम रॉड का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करना है। वो खुद रिएक्शन में तो कुछ पार्ट लिया क्या प्लेटिनम ने, ना यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि प्लेटिनम की चीजें टूट के इधर गई हो, ना इधर से कुछ जुड़ के यहाँ आई हो। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन गैस मतलब H+ सॉल्यूशन में इकट्ठे हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल होके इधर आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। तो इसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है ना, तो एनोड वाले में फिर अपन हाइड्रोजन की रिएक्शन लिख दी कि H2 से क्या बना, H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके जाएंगे और ये रख लेगा, तो वो कैथोड पे ये होगा और यहाँ एनोड ये होगा। तो हाइड्रोजन एज अ कैथोड पे भी काम कर सकता है, एज अ एनोड जैसे भी काम कर सकता है, लेकिन उसका खुद का कोई भी पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। समझ गए? खुद का पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ तो यहाँ पोटेंशियल 0, तो जो भी डिफ्लेक्शन में दिख रहा है वो इसी का पोटेंशियल होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ये जो लिखा है वो रीड कर दूं। समझ गए क्या है FHE? FHE का काम क्या है, कोई भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता करना। यहाँ मैं सोडियम लगा देता, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल पता लगता। यहाँ गोल्ड का प्लेट लगा देता, उसका पता लग जाता। क्लियर है? यहाँ आयरन की रॉड लगा देता, उसका पता लग जाता। तो जो भी वैल्यूज अपन वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने तुमको कोई वैल्यूज नहीं लिखवाई है, लेकिन ये तो पता है ना, लिथियम की लिखवाई थी -3.07, तो वो -3.07 आई कहाँ से, हाइड्रोजन से कंपेयर करके आई है। समझ गए? फ्लोरीन की जो लिखाई थी +3 जो भी है, वो कहाँ से आई, इससे कंपेयर करके। समझ गए? तो ये इसका यूज है बस, और कोई यूज नहीं है। ठीक है, चलो अब एक बार रीड कर लें जितना लिखा है बेटा, सभी इधर रीड कर लें जितना लिखा है। ठीक है, गुड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड या FHE, पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर मैं सिर्फ तुमको एक बीकर दे दूं, कॉपर की रॉड और कॉपर सल्फेट दे दूं, वो पूछूं इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे ना। समझ गए ना? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी नहीं पता कर पाते हो। ठीक है, तो उसको किसी से कंपेयर ही करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करते हैं? FHE से। सो टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड वी यूज अदर इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। समझ गए? और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज टेकन टू बी 0, उसका रेफरेंस वाले का क्या रखते हैं 0, तभी तो उसका एग्जैक्ट पता लगेगा कितना है। जैसे अपन मान लो कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, अगर उसकी वेइंग मशीन में पहले से कोई डिजिट आ रही हो, अगर मान लो उसकी वेइंग मशीन खराब हो, सब्जी वाले के यहाँ गए और वहाँ पहले से 1 किलो लिखा हुआ आ रहा है और मुझे चाहिए 4 किलो सब्जी, तो उस पर 5 अगर आएगा तो वो गैप समझ गए ना। मुझे 4 किलो चाहिए लेकिन वहाँ दिखेगा कितना 5, क्यों? क्योंकि पहले से उसमें 1 था। तो मुझे अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं बोलूँगा ना रेफरेंस 0 रखो, तो 0 के कंपेयर में जो भी होगा मुझे एग्जैक्ट पता लगेगा। तो वही रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपन FHE का कितना रखते हैं 0। FHE वाले का SRP SOP दोनों 0। अगर वो ऑक्सीडेशन जैसे बिहेव कर रहा है तो भी 0, रिडक्शन जैसे बिहेव कर रहा है तो भी 0। क्लियर है? ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड FHE का फुल फॉर्म है द पोटेंशियल सेटअप when pure hydrogen gas at 1 atmosphere bubbled into 1 molar HCl solution। ये HCl solution में अपन हाइड्रोजन गैस जब देंगे तो जो भी रिएक्शन हो रही है, अब वो ऑक्सीडेशन की होगी या रिडक्शन की होगी। क्लियर है? तो ये लिखा है
एपरेटिव या वर्किंग, इसमें क्या चाहिए, प्लेटिनम वायर, ग्लास का जैकेट और प्लेटिनम वायर के साथ ये और हाइड्रोजन गैस चाहिए प्योर वाली। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ प्लेटिनम ब्लैक या कार्बन ब्लैक लेगा और प्लेटिनम के वायर से जोड़ेगा इनटू 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। समझ गए? वी पास द हाइड्रोजन गैस टू FHE में हाइड्रोजन गैस को पास किया। अब वो क्या करेगा, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, डिपेंड करता है सामने कौन है। क्लियर है? ठीक है, तो दो केस बनेंगे। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं FHE को क्या बोल दूंगा, एनोड। अगर रिडक्शन हो रहा है तो मैं FHE को क्या बोल दूंगा, कैथोड। समझ गए? और एनोड पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो H2 से 2H+, ये H2 जो गैस मैंने इनलेट में दी थी उससे 2H+ बनेगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, ऑक्सीडेशन हुआ है तो, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे लिखेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ, देख लो। ठीक है, और उसका E0 भी कैसे है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, SOP आएगा। ठीक है, रिडक्शन होगा तो कैथोड पे होगा। कैथोड पे कैसे, 2H+ सॉल्यूशन से आके उस प्लेटिनम पे जुड़ के और वहां से इलेक्ट्रॉन कैच करके और बाहर। ठीक है, तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ये वाला एरो बना देना, लिबरेट वाला, ये हाइड्रोजन गैस मतलब उड़ जाएगी बबल्स के फॉर्म में। ठीक है, ये हाइड्रोजन बबल्स। क्लियर है? ठीक है, तो ये रिड्यूस हुआ ना यहाँ पे, तो रिड्यूस हुआ तो इधर H+ है, उधर H2 है, तो H+ से H2 बना, रिड्यूस हुआ तो उसका E0 कैसे लिखेंगे, H+ से H2, और रिड्यूस हुआ है तो SRP आएगा। अगर SOP चाहिए तो माइनस कर दूंगा, लेकिन जीरो का प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। समझ गए? ठीक है, अब ये डायग्राम समझ गए ना। प्लेटिनम वायर इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसीलिए उसने पार्ट नहीं लिया है। प्योर हाइड्रोजन गैस है, कोई दूसरी गैस नहीं आ रही है यहाँ पे। ग्लास का जैकेट है, प्लेटिनम वायर है, इसकी जगह कार्बन ब्लैक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और सॉल्यूशन किसका है, HCl का, जिसमें H+ Cl- तैर रहे हैं बहुत सारे। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर फिक्स रखा है अपन ने। ठीक है, और प्लेटिनम ब्लैक फॉइल हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करती है। हाँ, एक चीज याद रखना, प्लेटिनम की जो फॉइल है वो क्या है, हाइड्रोजन को अपने पास खींचने की पावर रखता है, एब्जॉर्ब या एडसॉर्ब। तो सॉल्यूशन से H+ खिंचाएंगे ना इसके पास, और जैसे इलेक्ट्रॉन आया वो लेके उड़ जाएगा। क्लियर है? प्लेटिनम के पास एक पावर है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन को खींचने की पावर रखता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में तुम लोग पढ़ते हो ना, KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है, वो एक एक्सपेरिमेंट में। तो KOH, जैसे ही मैंने KOH की रुई को रखा अंदर तो वो सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वैसे ही प्लेटिनम को जैसे ही मैं HCl में डिप करूंगा तो HCl से H+ खिंचा के प्लेटिनम के पास आ जाते हैं। एब्जॉर्ब या एडसॉर्ब कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे इसके पास आ गए और अगर वो वायर से इलेक्ट्रॉन आए तो ये H+ उन इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे और रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है? इतना है समझ में? ठीक है, फॉर शी कैन एक्ट बोथ एज एनोड और कैथोड। ठीक है, फॉर शी रेफरेंस पोटेंशियल इज टेकन टू बी 0। SRP बोलूं चाहे SOP बोलूं, अपोजिट, SOP तो माइनस SRP तो माइनस SOP, और दोनों क्या होंगे, 0 वोल्ट लिखा है। क्लियर है? ठीक है, नाउ वी फाइंड द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अनदर एलिमेंट विद रेफरेंस टू FHE के कंपेयर में कोई दूसरे का कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, यहाँ जिंक का मेजर किया FHE के रेफरेंस में, यहाँ कॉपर का मेजर किया FHE के रेफरेंस में, दोनों के एनोड कैथोड की रिएक्शन मैंने लिख दी है। समझ गए? बस ठीक है, ये समझ गए सभी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, और उसके बाद ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाला कि अपन ने कौन सा वाला ये मान के अपने मतलब अपने सिलेबस में ये वाला है, ये नहीं है। क्लियर है? चलो, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा है FHE वाला पोर्शन भी खत्म होता है, समझाने वाला पोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन सभी सिंपल होते हैं इनके, वो कल करेंगे अपन। ठीक है, E0 पहले निकालना सीखेंगे, फिर नर्नफ्ट इक्वेशन, फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल, और ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें? देखो यार, ये थ्योरी सच में इंपॉर्टेंट है, अगर थ्योरेटिकल आता है ना तो गलत करोगे। फिर सॉल्व करने के लिए मेरे को सिर्फ एक लाइन लिखानी थी इसमें, E सेल फॉर रेफरेंस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने में जब भी FHE का केस आया तो एक सेल का पोटेंशियल 0 कर देना, खत्म, और कुछ नहीं है, और कुछ रखना भी नहीं है उसमें। लेकिन ये सारी चीजें समझ में आएगी तब जाके, वरना ऐसे फिर सारी चीजें रट लोगे तुम लोग। क्लियर है? चलो ठीक है, ये वाला लेक्चर मैं आज यहीं पे एंड करता हूँ, कल क्वेश्चन 4 इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है ना? चलो, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, चले।